नमस्कार, मैं नीरज कुमार। मैं रूट्स ऑफ भारत के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अकेलेपन की बात करेंगे। ये आज की समस्या सिर्फ हमारे देश की ही नहीं, ये पूरे विश्व भर की समस्या बन चुकी है और इसके परिणाम हम आसपास अपने परिवारों में, अपने पड़ोस में, अपने मित्रगणों के बीच में रेगुलर देख रहे हैं। तो हम इस पे एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे, एक परिचर्चा करने की कोशिश करेंगे, इसके कारणों को और इसके सॉल्यूशंस को समझने का प्रयास करते हैं। आज से करीबन 7-8 साल पहले की बात है कि बॉम्बे की एक घटना निकली जिसमें एक अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग महिला को डेथ पाया गया और जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पता चला कि उस महिला की मृत्यु करीबन 1 साल पहले हो चुकी थी। बड़ा आश्चर्य होता है कि किसी महिला की मृत्यु 1 साल पहले हो जाए और उसके बारे में खोज खबर लेने वाला कोई उसका रिश्तेदार नहीं, कोई बेटा बेटी या कोई और नहीं, उसके पड़ोस के लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि ये महिला की मृत्यु हो गई है। तो बड़ा ही अजीब लगता है ये देख के। क्या समाज इस कगार पे पहुंच गया है कि हमें इस बात की चिंता ही नहीं हो रही है कि हमारे आस पड़ोस में क्या घटित हो रहा है? तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये जब दरवाज़ा खोला गया और उस फ्लैट के अंदर गए तो वो एक स्केलेटन में कन्वर्ट हो चुकी थी वो लेडी। और जब उस स्केलेटन को छुआ गया तो वो स्केलेटन पूरी तरह ऐसे गिर गया जैसे कि बालू का कोई घरौंदा बनाया जाए और वो बिखर जाए छूते हुए। इन्वेस्टिगेशन में जब और आगे बढ़ी बात तो पता चला उसका एक पुत्र है जो विदेश में रहता है। असली आश्चर्य तो अब होता है कि क्या 1 साल में उसके पुत्र ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी माँ का क्या हाल है। उसका कोई फ़ोन नहीं आ रहा है तो वो किसी रिश्तेदार को अप्रोच करे, पता करने की कोशिश करे कि मेरी माँ किस हाल में है, या वो इंडिया आके ये पता करे। क्या आज इस स्थिति में देश पहुँच चुका है जहाँ पे जिसने जन्म दिया, जिसने उसके लिए जीवन में बहुत कुछ किया, ठीक है उसकी जिम्मेदारी थी, तो क्या पुत्र की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो पता करे कि वो अकेलेपन का शिकार हो रही है? साथ ही साथ पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी ये ध्यान नहीं है कि हमारे बगल के फ्लैट में कौन रह रहा है, कितने समय से वो बाहर नहीं निकला है। तो ये सब एक अलार्मिंग सिचुएशन है और अकेलापन आज की डेट में एक पैंडेमिक की तरफ फैल रहा है। इसको पैंडेमिक घोषित करना है, बहुत जल्दी शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको घोषित कर भी दिया जाए, क्योंकि इस अकेलेपन की वजह से ब्रिटेन में एक मिनिस्ट्री को बनाना पड़ा। अब जापान जैसे देश में लोगों ने अकेलेपन को दूर करने के लिए लोगों को हायर करना शुरू किया जो कि उनके घर में आके रहते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। भारत जैसे देश में ये समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत की जो एक यूनिट जो है, बेसिक यूनिट परिवार है, और परिवार अगर टूटता है तो समाज बिखराव की तरफ बढ़ता है। दूसरी घटना का जिक्र आज की डेट में जो चल रहा है वो है कि कोटा जैसे शहर या इस तरह के अन्य शहर जहाँ जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चों को लोग कोचिंग करने भेजते हैं कि आगे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेगा और बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन वो परिवार के लोग को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि वो जिस प्रेशर के साथ अपने बच्चे को भेज रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि उसे प्रूफ करना है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि सिलेक्शन तो लिमिटेड लोगों का ही होना है। ऐसा नहीं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो कम काबिल हैं, बस कुछ नंबरों का हेरफेर है। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता और वो अकेलेपन का शिकार होता है, या तैयारी करने के दौरान उसके मार्क्स कम आते और अकेलेपन का शिकार होता है, उस वक्त आवश्यकता पड़ती है उसके परिवार की। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने बच्चे को तैयारी करने के लिए किसी दूसरे शहर में ही भेजें। आज ऑनलाइन सुविधाएं इतनी उपलब्ध हैं कि अपने शहर में रह के बच्चे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट कोचिंग का पर्पस तो यही है ना कि आप किसी समस्या में जब फंसें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट उस समस्या से आपको उस समय बाहर निकालते हैं या उस सलूशन को देने का प्रयास करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम इस पे ध्यान दें कि बच्चा अपने शहर में रह के तैयारी करे। ऑनलाइन पेपर्स अवेलेबल हैं, टेस्ट पेपर्स दे सकता है। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए परिवार को साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस घटना के बाद अगर हम इसके टेक्निकल उस पे एस्पेक्ट पे अब जाके थोड़ा सा डिस्कशन करें, आवश्यकता बहुत टेक्निकल
पे जाने की नहीं, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट में जो डेटा कलेक्शन किया जाता है वो सरकारें यूज़ करती हैं अपनी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए कि सरकारी स्तर पे इसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इंस्टीट्यूट्स में इसमें क्या स्टडी की जा सकती है, उस पर्पज़ से होता है। फिर भी एक हल्की सी बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इसके टेक्निकल टर्म क्या हैं। तो लोनलीनेस है क्या? स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें कि आप सबसे अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, दैट इज लोनलीनेस, या इसको लोनलीनेस भी कह सकते हैं। तो लोनलीनेस किस किस तरह की होती है, या अकेलापन कैसा है? यानी मित्रों का ना होना, नंबर 1। नंबर 2, हम कह सकते हैं कि सेक्लूजन, यानी लोगों से अलग हो जाना। और तीसरा वो है प्राइवेसी, यानी कि अपने आप को औरों से एकदम अलग करके अपने में रहना। प्राइवेसी शब्द आज बहुत कॉमन हो गया कि मेरी प्राइवेसी में दखल दे दिया, मेरी ये प्राइवेट लाइफ है। आज से मुझे नहीं लगता कि 25-30 साल पहले जिन लोगों ने अपने फैमिली में देखा हो तो प्राइवेसी शब्द बहुत बड़ा ही अजीब शब्द सुनते थे कि लोग प्राइवेसी होती क्या है। सभी भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची त्योहारों में आना जाना एक अलग माहौल क्रिएट करता था। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे नाना नानी के यहाँ जा रहे हैं, दादा दादी के यहाँ जा रहे हैं, लोग रिलेशंस में मिलने जाते थे, छुट्टियाँ एंजॉय करते थे। वहाँ हंसना बोलना, तरह तरह के खेल, फिजिकल या आउटर लेवल पे जो हम लोग खेलते हैं, जो आउटडोर गेम्स होते हैं उसमें खेलते हैं, अपने तरीके के खेल हुआ करते थे। उसके बीच में बच्चों का डेवलपमेंट होता था या बड़े लोगों का भी, ये सारी बातें वो भूल जाते थे और उससे नई ऊर्जा का संचार होता था। फिर अपनी लाइफ में फिर से आ गए और एक लड़ने की ताकत भी मिलती थी। तो अब रिसर्च ये कहती है कि स्वीडन जैसे देश में 47% लोग अलोननेस का शिकार हैं, जापान में 31% है, यूके में 34% है। तो ये परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वहाँ संख्या तो कम है, और संख्या के हिसाब से देखें तो ब्राज़ील है, टर्की है, भारत है, यहाँ पे ज़्यादा अकेलेपन का लोग शिकार हैं। आगे हम अगर ये देखें कि इसमें वो फैक्टर कौन से हैं जो हमको अकेलेपन का शिकार करते हैं, मतलब अकेलेपन के शिकार हम हो जाते हैं। तो पहला इंट्रोवर्जन, की हम अपने अंदर की तरफ चले जाते हैं, हम बाहर की तरफ, बाहर जो चीज़ें हो रही हैं मुझसे अपने को अलग करके अपने अंदर चले जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। अवॉइडेंस, कि हम लोगों द्वारा अवॉइड किए जा रहे हैं या हम खुद ही अवॉइडेंस फील कर रहे हैं, जो एक सत्य नहीं है, वो ऐसा सिर्फ हम महसूस करते हैं। लैक ऑफ मीनिंगफुल ह्यूमन कनेक्शंस, आजकल ह्यूमन कनेक्शंस में बहुत ही सतही तौर के कनेक्शंस हो गए हैं। लोगों का मिलना जुलना, इवन करीबी रिश्तेदारी में हालत ये हो गई है कि लोग बिना मतलब के संबंध भी निभाना नहीं चाहते। तो मीनिंगफुल कनेक्शंस जोड़ने की ज़रूरत है। सोशल आइसोलेशन, कई बार आदमी आज इस दिखावे के दौर में जब किसी के पास पैसा होता है तो जो पैसे वाले हैं वो एक तरफ खड़े हो जाते हैं, जिनके पास नहीं है वो उनको अलग खड़ा कर देते हो। तो ये सोशल आइसोलेशन भी एक इसका रीज़न होता है। लो सेल्फ इस्टीम, इसकी वजह से आदमी की सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो जाती है, आदमी का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। फिर सोशल एंजाइटी, का एक पीयर प्रेशर है कि आपको ये करना है, समाज चाहता है ये करना, हम कुछ चीज़ें अपने हिसाब से नहीं करते हैं, समाज डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे। उसके बाद ग्रीफ एंड लॉस, ये अपने आप के परिवार में कोई हैपनिंग हो जाती है और उसकी वजह से, उस डेथ की वजह से किसी परिवार के किसी सदस्य पे ज़्यादा असर पड़ता है, ये किसका कारण होता है अकेलेपन का। लाइफ ट्रांजिशन, बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रांसफ़र की वजह से या बिजनेस की वजह से कोई लोग अपनी जगह को छोड़ के, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के दूसरी जगहों पे चाहते हैं, और उस जगह को बदलने की वजह से बच्चों पे और ख़ासकर गृहिणियों पे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि उन्हें लगता है कि मेरी जड़ से हमारा जुड़ाव ख़त्म हो गया। क्योंकि जो पुरुष होता है वो तो अपने काम में बिज़ी हो जाता है, वो बाहर बहुत से लोगों को मिलता है, तो उस वजह से उसके ऊपर उतना असर नहीं पड़ता है। मेंटल हेल्थ कंडीशन, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ की कंडीशन गिरती है। पास्ट ट्रॉमा, कई बार ये होता है कि बचपन में कोई घटनाएं घट गई, उसकी वजह से उसका असर आपके दिमाग पे आज तक बना हुआ है, उसकी वजह से भी अकेलापन होता है। अब्यूसिव फैमिली एनवायरनमेंट, कई बार फैमिलियों के अंदर आपस का माहौल इतना ख़राब होता है कि जो उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाता, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों के साथ एडजस्ट न करके वो अकेलेपन का शिकार होता है। अब इन सारे कारणों की वजह से रिजल्ट क्या होता है? दो घटनाओं का जो जिक्र अभी मैंने किया, उसका रिजल्ट क्या होता है
क्या आपकी डिप्रेशन इंक्रीज करता है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ने लगती है। और जो आपने आजकल पेपरों में आप पढ़ते भी हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी किस तरह से बढ़ रही है। इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन, पुअर स्लीप क्वालिटी, इन अकेलेपन की वजह से रात बिरात नींद का खुल जाना, गहरी नींद ना होना, न लेना, और गहरी नींद ना आने की वजह से फिजिकल हेल्थ खराब होना, ये इसका एक रिजल्ट है। वीक इम्यून सिस्टम, फिजिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से हार्ट डिजीज़, अल्जाइमर, डिप्रेशन, डायबिटीज़, मतलब तरह तरह की बीमारी इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलती रहती है। रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती है। आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाते हैं, आप हमेशा स्ट्रेस्ड लाइफ जी रहे होते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़, फिटीग, आप अकेलेपन में बिना काम किए थक जाते हैं। थकान एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप मेहनत करने के बाद जब थकते हैं तो आपकी अच्छी नींद होती है, लेकिन जब बिना मेहनत किए आप थकते हैं, यानी मेंटल लेवल पे जब आपकी थकान होती है, तो उस थकान से आपको नींद भी अच्छी नहीं आती है। पुअर डिसीजन मेकिंग, आपके कार्यस्थल पे आपके डिसीजंस बहुत खराब होते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी रिड्यूस होती चली जाती है। अल्टर्ड ब्रेन फंक्शन, आपका ब्रेन फंक्शन बदलना शुरू हो जाता है, आप चीज़ें प्रॉपर ढंग से सोच नहीं पाते। एंटी सोशल बिहेवियर, आप कई बार समाज के खिलाफ अपने को खड़ा कर लेते हैं। सड़क चलते आपका लोगों से झगड़ा हो जाता है, आप किसी फंक्शंस में जाते हैं वहाँ पे आपका झगड़ा हो जाता है, तो ये इसके रिजल्ट बहुत बुरी तरह से होते हैं। डिक्रीज मेमोरी एंड लर्निंग, आपकी मेमोरी की जो कैपेसिटी है, आपकी जो याद करने की क्षमता है वो कम होती है, साथ में आपकी लर्निंग कैपेसिटी भी कम होती जाती है। और लोनलीनेस कैन ऑल्सो बी कंटेजियस, यानी कि जब आप किसी लोनलीनेस पर्सन यानी अकेलेपन के शिकार आदमी के साथ बैठ के बात करते हैं तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप भी उसी तरह होते जा रहे हैं, तो ये कंटेजियस बीमारी की तरह भी फैलती है। अब हमने 2 केस स्टडी देख ली, इसके अलावा इसके टेक्निकल टर्म में देख ली कि इसके रीजंस क्या हैं और इसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो अल्टीमेटली हम लोगों को चाहिए क्या, हमें चाहिए इसकी रेमेडी क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो पहला तो सॉल्यूशन ये है कि हम प्रोफेशनल हेल्प को सीख करें, यानी कि किसी भी मनोवैज्ञानिक से या किसी भी काउंसलर से हमें अप्रोच करना चाहिए। सोशल स्टिग्मा ये है कि कोई भी इस तरह आता है मनोवैज्ञानिक के पास जाता है तो उसको लोगों को लगता है कि ये पागल हो गया, मगर ऐसा है नहीं ये। और एक अच्छी बात यह है कि इस प्रोफेशन में लोग इस तरह के पेशेंट्स का डेटा भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो आप आराम से जाइए और अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए जो भी हेल्प चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प, वो आप ले सकते हैं। दूसरा है रीच टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने फैमिली फंक्शंस को अटेंड करिए, अपने बच्चों को लेके जाइए, छोटे से छोटा फंक्शन भी अटेंड करिए, और अपने फ्रेंड्स के यहाँ अपनी फैमिली को लेके जाइए, उनको समय समय पे इनवाइट करिए, छोटे छोटे ओकेजन्स क्रिएट करिए जिससे कि हफ्ते 2 हफ्ते में लोगों की गैदरिंग हो, बच्चे लोगों से मिल सके। लोगों का मिलना बहुत ज़रूरी है। ज्वाइन क्लब्स और ग्रुप्स, अपने आसपास के मोहल्ले में जो क्लब बने हैं या ग्रुप्स बने हैं या कहीं भी कोई क्लब है जो किसी पॉजिटिव वर्क को कर रहा है, उनके साथ जुड़ जाइए, अपने को उसमें इन्वॉल्व करिए, वहाँ से आप क्रिएटिविटी आपकी डेवलप होगी। वॉलंटियर इन योर कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी में तरह तरह के त्यौहार आते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहिए, उसमें हेल्प करिए, हेल्प सीख करिए। उससे आपका एक तो इंटरकनेक्शन आपस में डेवलप हो जाएगा। डेवलप न्यू हॉबीज़, नई नई हॉबीज़, जैसे कि आप म्यूज़िक सीख सकते हैं, आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। आप सबसे बढ़िया हैबिट है कि आप किताबें पढ़ने की हैबिट डालिए, और ये रीडिंग आपको बहुत हेल्प करती है अकेलेपन में। ऑनलाइन सोशल कनेक्शन, फ़ोन पे बात करिए। अब हाँ, एक तरफा संबंध निभाने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई एक तरफा संबंध आप निभा रहे हैं और दूसरा नहीं रिएक्ट कर रहा, तो वो संबंध छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि वो आपके अकेलेपन के और बढ़ा देगा। आप हमेशा अपेक्षाएं करते रहेंगे। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, ये सबसे आवश्यक चीज़ है। जिस तरह आप अपने काम के लिए 8 घंटे 8.5 घंटे देते हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए टाइम देते हैं, तो अपने लिए सेल्फ हेल्प केयर बहुत ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने ऊपर काम करें। आपकी आवश्यकताएं मेंटल लेवल पे क्या है, फिजिकल लेवल पे क्या है, आपको क्या खाना है, ये आपकी सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
आपके परिवार में जो गृहिणी है वो तो पूरे परिवार का ध्यान रखती है। हो सकता है कि किसी किसी मोमेंट पे कुछ चीज़ें उससे मिस हो जाएं, लेकिन आपको अगर ज़रूरत खुद को ठीक करने की तो आप उसको याद दिला सकते हैं या खुद उठ के कर सकते हैं। यानी जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने सोचा कि आप दिन में 8 गिलास पानी पिएंगे। अब आपकी पत्नी बार बार आपको पानी नहीं देगी तो आप उठ के खुद पानी पी सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से आज्ञा देने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्ट द बेस्ट, और ये उम्मीद करिए कि जो होगा वो अच्छा होगा। तो ये एक जो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होता है, ये भी आपके बॉडी को एक नए आयामों पे ले जाता है, आपको नई ऊर्जा का सर्जन करता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पेट पाल सकते हैं, जो अकेलेपन का बहुत बड़ा इलाज है। हो सकता है कि लोग आपके यहाँ कम आए, लेकिन एक पेट जो होता है वो आपके आसपास रहता है तो वो आपको एक कंपनी देता है। तो ये तो हो गया कि आप अगर प्रोफेशनल ढंग से जाएंगे सीख करने के लिए हेल्प, तो वो आपको इन चीज़ों को बताएंगे। तो इसके अलावा अब आप व्यक्तिगत रूप से जो जो चीज़ें कर सकते हैं उनमें एक तो ये है कि आपको एक रियल रिलेशनशिप चाहिए। तो कुछ अच्छे क्लोज दोस्त हों, कुछ रिश्तेदार, भले वो दूर के हों, लेकिन अगर आपका टेम्परामेंट उनसे मिलता है तो आप उनके साथ बिल्कुल बैठिए, हफ्ते में 2 हफ्ते में बैठिए, बातें करिए, अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करिए, उनकी बात सुनिए, अपनी बात कहिए। ये आपको कंसंट्रेट करेगा, इनसाइड आपको ले जाएगा। आपको फिर आप एलोननेस के बजाय आप फिर सॉलिट्यूड की तरफ जाएंगे। सॉलिट्यूड और जो एलोननेस का जो फ़र्क यही है कि एलोननेस में आप अकेलापन महसूस करते हैं, और सॉलिट्यूड में आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं, नए नए थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं आगे के लिए। मेडिटेशन, योग, ये आवश्यक है। ये आपको काउंसलर भी हेल्प करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या योग करने की आवश्यकता है। और आजकल टीवी पे बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं जिसको आप देख के योग वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए कहीं जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और टीवी ऑन करिए, चैनल लगाइए, बहुत सारे प्रोग्राम्स योग और मेडिटेशन पे आते हैं, उसको करिए, उनके साथ साथ बैठ के करिए। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। थोड़ा शाम को टहलिए, टहलने से आपका मेंटल स्ट्रेस काफ़ी कम होगा। सुबह टहलिए, हो सके तो रनिंग कर सकते हैं। फॉलो सम रूटीन, अपने लाइफ में कुछ रूटीन बनाइए कि सुबह उठ के और रात के सोने तक अपने कुछ रूटीन को बना लीजिए, जिसमें कि आप मैक्सिमम कोशिश करिए कि रूटीन फॉलो हो। इससे क्या होगा कि आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, और डिसिप्लिन्ड आदमी कभी भी परेशान नहीं होता है। तो ये पूरे डिस्कशन का एक ही मकसद था कि 2 केस स्टडी से आपने अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम इस पे काम नहीं करते हैं तो हम किस कगार पे जा सकते हैं। दूसरा, वो रीज़न क्या है, उन फैक्टर्स को अपनी लाइफ से कम करिए, जो इसके रेमेडीज़ हैं उस पर काम करिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक अच्छी हेल्दी लाइफ ही आपको प्रोग्रेस कराएगी। अगर आप घर के ब्रेड अर्नर हैं तो आपके बच्चों की देखभाल आप ठीक से कर पाएंगे। अगर आप गृहिणी हैं तो आप अपने बच्चों, अपने पति की अच्छी देखभाल कर पाएंगे। और अगर बच्चे हैं तो आप अपने माँ बाप की अच्छी देखभाल कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।